हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग एटी की पाठशाला। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन कि कोई वेक्टर है तो उसको प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कैसे करें, एंड देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको स्पेस में कैसे रिजोल्व करें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ से। सो आज हम पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जानने से पहले हमें जानना होगा कि रेंज क्या होता है। किसी भी चीज़ की जो रेंज होती है वो होती क्या है। रेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो रेंज के अंदर आती हैं। सो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, कि हमने बताया था कि पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू के बराबर होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर होगा। ये हमें जान लेना है और इसे याद भी रखना है। अब यहाँ पे जो दो ब्रैकेट लगे हैं, यानी ये दो जो लाइन खींची हुई है, इन्हें हम मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है कि अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू है, सपोज अगर हम मॉड के अंदर 5 लिख दें तो वो हो जाता है +5। अगर हम मॉड के अंदर -5 लिख दें तो वो बाहर निकलकर 5 बन जाएगा। सिंपली में जानना ये है कि मॉड के अंदर कोई वैल्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही आएगी। सो इससे हमें पता चलता है कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा और a माइनस बी से ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू, और a प्लस बी के मॉड से लेस देन और इक्वल टू होगा। अब ये कैसे आया अभी देखते हैं। वेयर a and b are magnitude a vector and b vector respectively। जहां पर a और b a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। सो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रेंज आई कैसे, अगर सपोज एक a वेक्टर है और एक ये b वेक्टर है, हमें पता है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a के बराबर होता है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के बराबर होता है और r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो r के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ पर, यानी वो लेंथ ही उसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, इसकी जो लेंथ है वो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। अब हम टेल से ये जो वेक्टर बनाएंगे ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर हम देखें जो बी वेक्टर है, हमें आर वेक्टर को मैक्सिमम बनाना है, तो बी वेक्टर को हम घुमाते जाएं और उसके सीधे ले आए।
तो ये जो आर वेक्टर है यहां ना हो करके आर वेक्टर यहां ना हो करके ये आर वेक्टर ऐसे जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जा रहा है वो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का दोनों का सम आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है कि अगर आप लेंथ नापेंगे तो आप ये तो बोलेंगे नहीं कि हमें -5 सेंटीमीटर कोई चीज दे दीजिए। आप जब कोई लेंथ मापते हैं तो आप कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर दे दीजिए हमें, या 5 सेंटीमीटर कोई चीज है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड का मतलब बस कोई वैल्यू है जिसको पॉजिटिव कर देनी है। सो ये हो गया हमारा कि मैक्सिमम कैसे आती है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। अब मिनिमम कैसे लाना है, फिर से डायग्राम बनाते हैं। अगर इसे हम घुमाते जाएं और इसे बस डायरेक्टली इसके एंटी पैरेलल कर दे घुमा के। एंटी पैरेलल का मतलब है इसे घुमाकर हम सीधा इसके अपोजिट ले आए, एंटी पैरेलल ही हो गया। तो क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां से लिया जाएगा ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक। तो ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के आएगा ये हो जाएगा हमारा मिनिमम। और ये बराबर किसके होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें से हमने बी माइनस कर दिया, तो वो आ जाएगा हमारा मिनिमम। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम वैल्यू गेन करेगा, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो वो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्स इक्वल्स ए प्लस बी व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। और अगर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मिनिमम पाना है वो हो जाएगा ए माइनस बी व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। और रेंज क्या होगा, रेंज मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी हमारी रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। जिसे हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर किसी की जो पोजीशन है उसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर जो होता है वो होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब कोई वेक्टर जो है, कोई अगर पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में है
तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में कुछ यूनिट होगा, बी यूनिट वाई एक्सिस में होगा एंड सी यूनिट जेड एक्सिस में होगा। अगर सपोज एक ग्राफ है एक्स वाई और जेड का, उसमें कोई पार्टिकल है तो उसकी कोई ना कोई दूरी x से होगी, कोई ना कोई दूरी y से होगी और कोई ना कोई दूरी z से होगी। तो जो ये a और b c है, ये यूनिट अलोंग द एक्सिस है, यानी x और y z के अलोंग कितना यूनिट उन्होंने चला है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अगर इसका हम r वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने लेक्चर 3 में सीखा था। इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानने से पहले हमें जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर सपोज एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन से घूम फिर के ऐसे उड़ता हुआ है कहीं से बी पोजीशन तक गया, और इसने जो ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। और इसकी ए से बी की जो दूरी एकदम पास वाली दूरी है कि वो कितने शॉर्टेस्ट पाथ से जा सकता है, शॉर्टकट आजमा के जा सकता है, वो है 5 किलोमीटर। तो जो ये घूम फिर के गया ऐसे ऐसे 10 किलोमीटर तक, ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ए पोजीशन से या कहीं पोजीशन फाइनल तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट path of object to reach its final position। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर हम एक ग्राफ बनाएं, कोऑर्डिनेट लें एक्स और वाई का, और कोई ऑब्जेक्ट 0 से चला यहां तक, तो ये तो इसका हो जाएगा आर, यानी इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है इसकी आर आई। इसके बाद अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम फिर के यहाँ बी तक पहुंचा, इसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये जो आर वेक्टर ये बनेगा, ये आर फाइनल मान लिया जाएगा, और हमें उसके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो हम ये लेंगे, इसे हम एस वेक्टर मान लें। तो अगर इसमें हम इस जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ में, इन ट्रायंगल ए बी ओ यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो हम कहेंगे कि आर आई वेक्टर
प्लस एस वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर। क्यों? कि एक वेक्टर आर आई वेक्टर है, उसके हेड से दूसरा वेक्टर गया है एस वेक्टर, और फिर पहले वाले वेक्टर यानी आर आई वेक्टर के टेल से स्टार्ट करके एस वेक्टर के जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड तक गया है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट मान लेंगे ना हम, रिजल्टेंट। और ये दो वेक्टर्स हो गए, इनका सम जो होगा आर एफ वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा एस वेक्टर बड़ा प्यारी चीज निकल के आ जाती है, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो ये निकल के आ गया एस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स आर एफ यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जो आर आई वेक्टर है वो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करें, उसके एक्स वाई एक्सिस या वाई जेड एक्सिस या जेड एन एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। इसमें जो की पॉइंट ये है कि अ वेक्टर कैन बी resolve into its perpendicular directions। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x और y एक्सिस में हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वेक्टर p वेक्टर है, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये वेक्टर एक तो x एक्सिस में टूट जाएगा और एक y एक्सिस में टूट जाएगा। हम लिखते हैं p वेक्टर इक्वल्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो कोई ना कोई एक ये वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और कुछ ना कुछ ये एक्स में चल रहा होगा, पी वाई एंड पी एक्स। तो इन्हें हम बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो पी एक्स, और अगर वाई के अलोंग होगा तो वो हो जाएगा पी वाई। तो यहाँ पे जो पी एक्स है कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जो पी वाई है कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो पी एक्स और पी वाई है ये फाइंड कैसे करें? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं जो पी एक्स होता है वो बराबर होता है पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा के। और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? पी कॉस थीटा। और जो पी वाई होगा वो बराबर होता है पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा।
अब याद कैसे करें? सिंपली आप समझिए, जो वेक्टर है वो एंगल जिस एक्सिस के पास बना रहा होगा। कोई वेक्टर है जो किसी एक्सिस के बगल में एंगल बना रहा होगा, पास में एंगल बना रहा होगा, तो वहां पर हम उसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ले लेंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल पास है तो कॉस, यानी कॉस पास, तो पी एक्स जो होगा वो हो जाएगा पी कॉस थीटा। बट जो एंगल से दूर वाला एक्सिस है उसमें हम लेंगे पी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। सो अब बात आती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस में। मतलब कि स्पेस में अगर कोई वेक्टर है तो उसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई और जेड में एक्सिस के कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करें। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल है या कोई वेक्टर है, तो अगर स्पेस में बात करेंगे तो हम 3 डायमेंशन लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, सॉरी स्पेस है। और अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसे अल्फा है, और वाई एक्सिस से जो ये वेक्टर एंगल बना रहा है वो बीटा है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो गामा है। तो इसका जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो पी के बराबर हो जाएगा। जो पी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा पी कॉस अल्फा के बराबर। पी वाई हो जाएगा पी कॉस गामा के बराबर, कॉस बीटा के बराबर। एंड पी जेड जो है वो हो जाएगा पी कॉस गामा के बराबर। ये वेक्टर्स का रिजोल्यूशन है कि एक्स और वाई और जेड एक्सिस में इनका कंपोनेंट क्या होगा, जहां पर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर कंपोनेंट ऑफ p vector along x, y and z axis respectively। तो ये बात हो गई कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस की। अब इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है इसे आप नोट कर लें कि 1 इक्वल्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसे हमें लर्न कर लेना है, याद कर लेना। अब ये आई कैसे, तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ पी एक्स का स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ एक्स में, एक्स एक्सिस में, पी वाई का स्क्वायर एंड पी जेड का स्क्वायर। ये हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। और पी एक्स बराबर है, ये जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो पी के बराबर होता है। पी एक्स जो है वो पी इंटू कॉस अल्फा के बराबर है और इसका स्क्वायर कर देंगे। पी वाई जो है वो हो जाएगा पी कॉस बीटा के बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे। और जो पी जेड है वो हो जाएगा पी कॉस गामा के बराबर और इसका हम स्क्वायर कर देंगे।
तो यहाँ से p इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। पी स्क्वायर बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, तो भैया इसको चुप्पे चाप कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका जो अंडर रूट जब लेंगे तो ये p के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। p उड़ जाएगा तो इधर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब हमें पता है कि अगर ये अंडर रूट इधर आएगा तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर इक्वल्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हो गया, तो इसे आपको याद रखना है। सो हमने जान लिया कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, वो कितना एंगल बना रहा है, ये सब हमने जान लिया और एडिशन भी कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। सो वो बात होगी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।